नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज अपन लेके आ चुके हैं 5 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। मतलब जो न्यूज़ अखबार के अंदर या राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चर्चा में थी, हम उसको आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भैया, पीडीएफ जाके ले लो, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ जाके आप ले लो। टेलीग्राम चैनल है आपका अपना है, नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। इस चैनल को आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करें और पीडीएफ ले लें। और कोशिश करें कि करंट अफेयर को सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ के निपटा दो, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा आपको कॉपियाँ भरने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक मेरे भाइयों बहनों। जहाँ कॉपियाँ भरने की ज़रूरत होगी वो समय जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पर कॉपियाँ भरिए और नोट्स बनाइए। और नोट्स जितने प्रिसाइज और छोटे होंगे, जितने कम समय में आप रिवीजन करने के लायक होंगे, वो तो ही आपको फ़ायदा दे पाएंगे। बहुत मोटी मोटी पुलिंदे किताबें बांधोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाइयों बहनों, ठीक है। मैं इस प्रोसीजर से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत हद तक इस प्रोसीजर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए, बिना किसी देरी के आते हैं सीधा आपका न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर, क्योंकि आपका समय है बहुत कीमती, ये हमें पता है। तो दोस्तों, हम पहले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो उसमें देखो क्या लिखा था न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर गवर्नमेंट ने क्या लिखा था उसके बारे में फिर हम न्यूज़ के जो न्यूज़ आई थी उसके आधार पर करंट अफेयर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये न्यूज़ थी कि निरोगी राजस्थान संकल्पना को साकार करने के लिए आरयूएचएस में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर चिकित्सकों की संख्या सीधे बढ़ाई जा रही होती कोई दिक्कत नहीं, अपने करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन उससे पहले एक और लाइन है, निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए। और आप जानते हो आज के दौर में राजस्थान के अंदर चिकित्सा इतना एक बरंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि राइट टू हेल्थ, उसके जो विरोध हुआ उस सब के बारे में आप जानते हैं। अब डॉक्टर और गवर्नमेंट के बीच में बातें भी हो गई हैं। लगभग 97% जो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं वो इसके क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। तो आप बोलोगे सर अब क्या फ़ायदा रहा इनका। देखो दोस्तों, शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत हुई है राइट टू हेल्थ की। तो यदि आगे इस चीज़ को आगे, मतलब अगर अभी ये नहीं हो पाता, इतना सा भी नहीं हो पाता, तो हम कैसे उम्मीद कर पाते कि राइट टू हेल्थ आगे भविष्य में आ पाएगा, कहीं भी देश के अंदर आ पाएगा। किसी प्रदेश ने कोशिश तो की कम से कम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपकी कोशिश कैसी रही, ठीक है। अब अपन चलते हैं निरोगी राजस्थान अभियान पे कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना कैसे आई, निरोगी राजस्थान का अभियान क्या है, ठीक है। तो निरोगी राजस्थान जो अभियान है दोस्तों, उसकी शुरुआत कर दी हमारे गहलोत जी ने 18 दिसंबर 2019 से, ठीक। इसका उद्देश्य था राजस्थान के समस्त नागरिकों को, हालांकि उसमें लिखा तो राजस्थान के समस्त नागरिक, लेकिन नागरिक है अपन सिर्फ भारत के, राजस्थान के समस्त रहने वाले लोगों को, निवासियों को, निवासी होना चाहिए या नागरिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ऑफिशियल साइट नागरिक बोल रही है तो फिर हमने भी नागरिक बोल दिया, ठीक है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने क्या करना है, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना है और क्या करना है, उनका रोकथाम करना है, ठीक है। केवल पहचान करके नहीं छोड़ देनी है, उनका रोकथाम भी करनी है, ठीक। इस अभियान के तहत हम पहले अभियान को पढ़ेंगे निरोगी राजस्थान को, फिर हम निरोगी राजस्थान जो योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभियान के अंदर क्या क्या चीज़ है दोस्तों, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो आपका अभियान कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। मतलब आप कैसे भी करके जनसंख्या को नियंत्रित करो, चाहे तो आप नसबंदी करो, चाहे आप निरोधक चीज़ों का इस्तेमाल करो। इस तरह के अभियान हमें शुरू करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो है वो हर समस्या का जड़ है। हर समस्या की जड़ क्या है, जनसंख्या। जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी आपके सारे प्रयास बेकार जाएंगे। आप प्रयास करोगे 10 लोगों के लिए, जब तक वो हो जाएंगे 100, क्या करेंगे आपके प्रयास, ठीक है। आगे वृद्धावस्था की जो स्वास्थ्य समस्याएं उनका समाधान करना। दोस्तों, कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती जाती हैं। महिला स्वास्थ्य का ध्यान रखना। महिलाओं में अक्सर क्या होता है, देखो दोस्तों, कि ब्लड की कमी हो जाती है, कभी कभी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कुपोषण रहता है, इस तरह की चीज़ें महिलाओं के अंदर नॉर्मली पाई जाती हैं। तो महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना। हो सकता है आपके मेरे घर में नहीं हो, लेकिन जब हम ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो आप भी देखोगे इस तरह के कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनको इस तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। अगला है अपना मौसमी जो संचारी रोग हैं उनका निवारण करना। भैया, मौसम के जो रोग हैं वो हर साल आते हैं। मौसम बदला, हिंदुस्तान में तो कई मौसम होते हैं, कितने होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे मेरे हिसाब से तो 6 होते हैं, मोटा मोटी 3, ओरिजिनली 6। गर्मी सर्दी बरसात, हेमंत बसंत और शिशिर, 6 होते हैं, ठीक है।
किशोरावस्था समय देखभाल, किशोरावस्था में बॉयज़ होते हैं उनको समस्या नहीं होती, लेकिन गर्ल्स को बहुत सारी समस्या हो जाती है। एक तो एनीमिया हो जाता है, उनको कुपोषण हो जाता है, उनको माहवारी से संबंधित उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो इस तरह की सुविधाओं को देने के लिए इन चीज़ों को क्या किया गया है, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आगे असंचारी रोग और जीवन शैली से संबंधित रोग जैसे मधुमेह मतलब डायबिटीज और हृदयाघात, ये किस तरह के रोग होते हैं, ये जीवन शैली से संबंधित रोग होते हैं। तो इनके बारे में क्या करना है भैया कि इनके बारे में जागरूकता फैलानी है कि आप सबसे पहले जागरूक होइए कि आपको समस्या क्या है, फिर उसके रोकथाम के लिए क्या करेगा निरोगी राजस्थान अभियान, उसकी रोकथाम के लिए उपाय करेगा कि इधर से हम मेडिकली आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उधर से आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं उनका निवारण हो जाएगा। अगला क्या करना है, टीकाकरण। अगला क्या करना है, ड्रग्स, नशा। ये नशा क्या है, देश को खा जाएगा, प्रदेश को ही नहीं देश को खा जाएगा, ये आने वाली पीढ़ी को ही खत्म कर देता है। ठीक है, आपने इतिहास के अंदर अफीम वॉर के बारे में नहीं सुना, अफीम युद्ध चाइना लड़ ही नहीं पाया था ब्रिटेन से। अंग्रेजों ने चाइना के अंदर अफीम की सप्लाई इतनी बढ़ा दी कि सारे युवा थे वो नशेड़ी हो गए, कमज़ोर हो गए। बिना युद्ध लड़े चाइना के साथ में संधि की थी ब्रिटेन ने, अफीम के कारण, अफीम युद्ध के नाम से बोला गया था इसको। ठीक है, आगे खाद्य मिलावट, जो मिलावट होती है उसके बारे में रोकथाम करना। अगला क्या है, प्रदूषण को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो पॉल्यूशन के कारण ही होती हैं। उसके अलावा पॉल्यूशन से बहुत सारे लोग होते हैं, पॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अब तो ज़मीन को भी प्रदूषित किया जा रहा है, ये स्थिति हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला न्यूज आर्टिकल में आगे। तो अगली बार हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी स्वास्थ्य योजना। निःशुल्क का मतलब होता है बिना पैसे के, निरोगी मतलब आपको स्वस्थ किया जाएगा। राजस्थान के अंदर ऐसी योजना है किसकी, मुख्यमंत्री जी की। इसके नाम से यही होता है। आपको जब कोई योजना दिखे जिसके बारे में आपको नहीं पता, नहीं जानते, तो आप उसके नाम के टुकड़े कीजिए, वो योजना आपको बता देगी कि मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर। ठीक, निःशुल्क निरोगी करना। निरोगी कैसे होंगे भैया, निःशुल्क तो दवा मिलेगी और निःशुल्क हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, निःशुल्क सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर मिलेगा, ऐसी योजना है मुख्यमंत्री जी की। अब इसको देख लेते हैं। तो प्रारंभ हुआ इसका 1 मई 2022 से। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती है। सन पूछ सकते हैं, तो सन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सन को याद रखा जाए। ठीक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का विस्तार किया गया है, तब ये योजना परिणाम उसमें आई है अपने स्वरूप में। मतलब निःशुल्क दवा का और विस्तार कर दिया, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का भी और ज़्यादा विस्तार कर दिया। इन दोनों योजनाओं का विस्तार किया गया तो क्या हुआ पता है, एक नई योजना निकल के आ गई, उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी स्वास्थ्य योजना। ठीक, अब अपन चलते हैं इसका उद्देश्य क्या है भैया, इन दोनों योजनाओं का विस्तार क्यों किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, लक्ष्य जो है इसका ये क्या है, इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको आप डिस्पेंसरी बोलते हैं, में आने वाले आईपीडी और ओपीडी, आईपीडी का मतलब होता है उसी के अंदर भर्ती, ओपीडी का मतलब होता है जो बाहर से आए, दिखाए और चले गए। ठीक है, इन लोगों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क दवाएं और जांच की सुविधा, वही है निःशुल्क निरोगी, पहले जांच करो फिर दवा दे दो फ्री। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। राजस्थान के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग तो आप जानते ही हैं, जल प्रबंधन, जल का संरक्षण बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब किसी बांध से, किसी नदी से, किसी नहर के द्वारा हमारे पास पानी पहुंचा दिया गया हो तो हम उस चीज़ को ना पहचाने, लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर पानी की जो है बचत की समस्या, बचत को तो हमेशा जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, जैसे हम श्वास लेते हैं उस तरह से। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजकीय भवन हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसा गवर्नमेंट हमारी कह रही है। ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कह रहा हूँ लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और पानी की जो हार्वेस्टिंग है उसको अपने जीवन में उतार ही लेना चाहिए भाई। पानी को घी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक, तो दोस्तों अपन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ठीक है, तो इसमें है फिजिबिलिटी के आधार पर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। फिजिबिलिटी का मतलब होता है फिजियोलॉजी, वहाँ की जो भौगोलिकता है उसके आधार पर क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, एनीकट बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे या फिर
राजकीय भवन है उनके आसपास इस तरह को, जो जैसे छत के ऊपर पानी भर के नाली से बाहर गिरता है ना बहुत तेज तेज, उसको हार्वेस्ट कर लो, उसको बचा लो, या किसी तरह से ऐसी संरचना बना दो कि वो ज़मीन के अंदर उतर जाए, वो बह के नाली नदी नाले के जरिए समंदर तक ना पहुँचे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अटल भूजल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। क्या करेंगे? अटल भूजल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर जो है वो राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। कितने जिले? 17 जिले ग्रामीण क्षेत्रों में। ओके, इसके माध्यम से वर्षा का जो जल है उसका संचयन होगा और संरक्षण होगा। अब वर्षा जल संचरण और संचयन और संरक्षण का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। दोस्तों, आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा। चेरापूंजी है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, पहला मानसिवरावा, दूसरा चेरापूंजी है, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। मतलब इतनी बरसात होती है कि हर रोज़ बरसात होती है और दिन में 6-6 बार होती है। तो फिर भी वहाँ पर सूखा है, आपको बता दूँ मैं, सूखा पड़ता है वहाँ पर। कुछ समय के लिए जब बारिश बंद होती है तो पानी, पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो जाती है। आप बोलोगे सर इतनी सारी बरसात के बावजूद भी। हाँ मेरे भाइयों, क्योंकि जब बरसात होती है, चट्टानी इलाका है, चट्टान पर बारिश गिरती है सीधा नदी के नाले के अंदर और सीधा समंदर में, मतलब रुकती ही नहीं है। अगर वहाँ पर जल संचयन किया जाता है, जल संचयन और संरक्षण किया गया होता तो क्या सूखे की समस्या आती? वहाँ नहीं आती। मतलब आप कितना भी कमा लो बेटा, जब तक खर्च करने की स्टाइल नहीं आएगी, गरीबी रहोगे, तो ये स्थिति है। जल का संचयन संरक्षण तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप राजस्थान में रहो, चाहे आप रहो चेरापूंजी के अंदर। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग माइक्रो इरिगेशन गतिविधियों को अधिकतम स्तर पर लागू करेंगे। अब भैया चाहे तुम कितने को पानी बचा लो, जब तक कटे में पानी चले वो खेत में गरीबी आएगी, पानी की कमी होगी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? माइक्रो इरिगेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं, सीधा या तो ड्रिप से या फिर फव्वारा पद्धति से। ड्रिप का मतलब ये नहीं है कि आप जाके पौधे के अंदर बोतल लगा दो, कैनुला लगा के, और ड्रिप चट रही है साहब बोतल पे, ऐसा नहीं। ड्रिप का मतलब होता है जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी को गिराया जाना। ठीक है, और दूसरा क्या? फव्वारा, स्प्रिंकलर, फव्वारा पद्धति थे, इसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, पानी की अधिकतम बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन, जो मैं आपको बोल रहा था, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना है। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद पानी सीधा जड़ों तक, जड़ों के पास गिराया जाए, जिससे जड़ उसको एब्जॉर्ब कर लें, बाकी पानी की फालतू की बर्बादी ना हो। अपन अब आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। ठीक है, अटल भूजल योजना के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अटल भूजल योजना के बारे में अभी भी इसमें आया था कि 17 जिले जो हैं राजस्थान के, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में अटल भूजल योजना के तहत पानी का संचरण और संरक्षण किया जा रहा है। तो उसके इसलिए हम अटल भूजल योजना को एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों जब भी कोई चीज़, भले ही उसको मैंने कल ही पढ़ा है, लेकिन अगर आज भी वो चर्चा में आई है तो मैं उसको दोबारा आपको पढ़ाऊँगा। इससे दो फायदा होंगे। एक तो जो व्यक्ति पहले पढ़ चुका है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा वो कि जो नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको नयापन फील नहीं होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कुछ रह गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं अटल भूजल योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों इस चीज़ को लाया गया। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है सामुदायिक भागीदारी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी काम करो उसको सामुदायिक भागीदारी से जरूर जोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट के काम हो तो बिल्कुल जोड़ना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से क्या करना है? भूजल संसाधनों का प्रबंध करना है एवं भूजल स्तर में सुधार करना है। भूजल का स्तर आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। समाज के सभी तबकों में जल संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करनी है। ठीक, चिन्हित, मैं कह रहा हूँ समाज के सभी तबकों में आपको जागरूकता पैदा करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे समाज के अंदर करो, केवल पढ़े लिखे, क्योंकि जो बर्बादी है वो पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा करते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, बर्बादी होती है। फव्वारा चला के छोड़ दिया, उसके नीचे बैठ के नहा रहे हैं, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, समझ में ही नहीं आ रहा क्या कैसे नहाना चाह रहे हैं। गाड़ी के ऊपर पानी लगा के छोड़ दिया। तो जो लोग समझदार हैं ना, उनको समझाओ। सभी तबकों को समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो पहले से होशियार है। चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों को अटल भूजल योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है कि भैया वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का ही जो भूजल है वो नीचे है, लेकिन ये जो 7 राज्य हैं वो तो माशाल्लाह हो रहे हैं भैया। यहाँ तो बाल्टी नीचे नीचे जाते जाते अर्थ के दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन पानी ना मिलेगा आपको। ये स्थिति हो रखी है। ठीक है, तो 7 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रख लेना, रट्टा मार लेना भैया। इनको क्यों मार लेना? क्योंकि भैया आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी पूरी जो कथा है वो मेंस की है। ठीक है, तो यूपी है, एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, कर्नाटक है। ठीक है, वैसे आप उससे याद रख लो जोड़े से, यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा जुड़े हुए हैं। ये नीचे महाराष्ट्र और गुजरात ये जुड़े हुए हैं। ठीक।
ठीक है। और नीचे कर्नाटक है एक और, भूजल प्रबंध और भूजल में सुधार करना, स्तर में सुधार करना, ठीक है। यह योजना 2020-21 से 24-25 के लिए लागू की गई। कब? 24-25 तक के लिए। तो जो खत्म होने का समय आ रहा है तो आपके एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ठीक है। 78 जिलों की 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की इससे उम्मीद है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ठीक है ये सब काम पैसा कौन देगा? तो भैया पैसा देगा भारत सरकार देगी, विश्व बैंक देगा। विश्व बैंक ऋण के रूप में देगा 50%। एक बात याद रखना, ऐसे ही अनुदान के रूप में नहीं देगा, ऋण के रूप में देगा, ठीक। कुल व्यय होगा लगभग 6000 करोड़ रुपए। तो भैया ऋण ले रहे हो तो तरीके से इस्तेमाल करना उसका, कहीं ना कहीं हमारे सर पे ही जूता पड़ेगा इसका, ठीक है। अब अपन राजस्थान के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान जो अटल भूजल योजना है उसका राजस्थान में किस तरह से काम होता है, राजस्थान में किस तरह से महत्व है, या राजस्थान में उसको कहाँ कहाँ लागू किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य में कुल 1189 करोड़ रुपए, मतलब 6000 में से अपन को 1189 करोड़ मिल गए, फिर भी अपन फायदे में है, ठीक है। 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम कितने हैं जो 17 जिलों की 38 पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कितनी है 1144, 1144, ठीक है। इस योजना को चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, क्योंकि देखो दोस्तों, अपने यहाँ हो सकता है पानी नल से एकदम घर आ रहा हो, मोटर से टंकी में जा रहा हो, अपन आनंद उड़ा रहे हो, लेकिन राजस्थान में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल मटका लेकर गृहिणियाँ जाती हैं और पानी लेकर आती हैं, ठीक है। राज्य में क्रियान्वयन कौन करेगा? भूजल विभाग करेगा। भूजल विभाग, इसको भी रट लेना, इसको रट लेना, इसको रट लेना और इसको रट लेना। ये 4 फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में यदि एज इट इज डाल दोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, राजस्थान भूजल बोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं कि राजस्थान भूजल बोर्ड क्या है। पीटी के अंदर ये भी अच्छा सवाल देकर जा सकता है आपको, राजस्थान भूजल बोर्ड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955 में भूमिगत जल बोर्ड के नाम से। भूमिगत जल बोर्ड या भूजल बोर्ड, बात तो मुझे एक ही लगी, नाम बस ये है कि भैया अब क्या बोलें, मतलब भूजल और भूमिगत जल बोर्ड बना रहता तो क्या दिक्कत आ रही थी, नाम ही बदल दिया। पर चलो कुछ तो लगे, मतलब कभी विद्वान कहते हैं कि आप काम करो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप काम करते हुए दिखने चाहिए। तो ये काम करते हुए दिखने का तरीका है। कभी कभी योजनाओं के नाम बदल के उनका काम वही होता है जो पहले था, ठीक है। वर्तमान जो नाम है और स्वरूप है 1971 के अंदर दिया गया था, मतलब भूमिगत जल बोर्ड का नाम भूजल बोर्ड 1971 में किया गया और जो वर्तमान संरचना है वो भी 1971 में की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। इसको आप याद कर लेना, ठीक। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ कि हमारा अगला न्यूज आर्टिकल हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों न्यूज क्या थी उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो राज्य ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में बना सिरमौर, ठीक है। क्या बना है? सिरमौर। ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में सिरमौर। जब ऊंट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है तो संरक्षण भी हम ही करेंगे। 17,000 से अधिक ऊंट पालकों ने ऊंट संरक्षण योजना के तहत आवेदन किया है अभी, और 0 से 2 माह के टोडियों, मतलब आप एक चीज़ याद रखना कि जो बच्चे होते हैं ऊंट को, उनको टोडियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोडिये। टोडियों के जन्म के अवसर पर दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। ये न्यूज़ थी। जब ये न्यूज़ है ऑफिशियल हैंडल पर, तो फिर हमारे लिए ऊंट संरक्षण योजना क्या है इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ऊंट संरक्षण योजना, ऊंटों के संरक्षण के लिए जो घोषणा करी गई थी वो करी गई थी बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2022 को, कि हम भैया ऊंटों को संरक्षित करेंगे। मतलब बहुत पुराना घोषणा नहीं है, नई घोषणा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसके? कि ऊंटों की गिरती हुई संख्या को रोकना। देखो भैया, हम कितने भी संचार में बहुत तेज हो जाएं, कितनी भी सड़कें ले जाएं, लेकिन फिर भी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी ढाणियों में जो कनेक्टिविटी बनेगी वो ऊंटों के माध्यम से ही बनेगी। फिलहाल तो आज के समय में, तो भविष्य का किसी ने नहीं देखा, भविष्य का हमें भी नहीं पता। इस योजना में कुल 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी ऊंटों के संरक्षण के लिए। मालिक को 10,000 रुपया देंगे, 2 किस्तों में देंगे, ठीक है। और लाभार्थी के सीधे खाते में पहुंचेंगे। जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे रह जाता है, तो वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया ही पहुंचेगा, ठीक है। 2 किस्तों में लाभार्थी के खाते में सीधा भेज दिया जाएगा। अन्य प्रावधान क्या है इसके? ऊंट पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कर ही रहे हैं। मादा ऊंट एवं बच्चे के लिए पशु चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। मादा ऊंट एवं बच्चे का पहचान पत्र। राजस्थान सरकार मादाओं के पीछे इतना क्यों पड़ गई है? पशुओं में भी मादा सशक्तिकरण चल रहा है, इंसान में तो चल ही रहा है।
सरकार आप हमारे लिए भी कुछ सोचो भैया, पुरुष विभाग भी बनाओ एक। प्रदेश में ऊँटों की घटती संख्या को रोकना और ऊँटों का संरक्षण करना। क्या करना? ऊँटों की घटती हुई संख्या को रोकना और उनका संरक्षण करना। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, अगली जो हमारी न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं अपन। तो हमारा आज का जो अंतिम न्यूज आर्टिकल है वो है आपका, खातीपुरा और मुहाना जयपुर में क्या बनेगा आपका? नगर वन। क्या बनने वाला है? नगर वन। ठीक है, खातीपुरा और मुहाना में क्या बनेगा? दोनों जयपुर के अंदर है, खातीपुरा जयपुर में, मुहाना जयपुर में। क्या बनेगा? नगर वन की स्थापना करी जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि नगर वन की योजना जो है वो कहाँ की है, नगर वन की स्थापना क्यों की जा रही है, क्या ये अभी आई है योजना या फिर पुरानी है, उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये योजना अब अपने राजस्थान तक आ चुकी है। जब अपने अपने घर कोई बात आ जाती है तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो नगर योजना का दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 2020 के अंदर, 2020 में। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर, पर्यटन पर्यावरण, एक मिनट रुको आप दोस्तों, ये पर्यावरण दिवस है, पर्यटन दिवस नहीं है, पर्यावरण दिवस। इसको मैं फ्लो में पर्यटन लिख गया क्योंकि पर्यटन को पढ़ रहा था इससे पहले। पर्यावरण दिवस, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना भाइयों बहनों। पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, पर्यटन दिवस की बनी, पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई थी। इसके मुख्य बिंदु किस तरह? तो अगले 5 वर्ष में हम अगले 5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, मतलब आज ये शुरुआत की गई थी 2020 में, तो हम 25 तक क्या करेंगे, हम 200 शहरी वन जो हैं वो देश भर के अंदर विकसित करेंगे, शहरों के अंदर वन विकसित करेंगे। देखो दोस्तों, एक मोटा मोटी एक बात समझ लो पहले। देखो अभी मान लो कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा, इसके चारों तरफ वन है, तो कहीं ना कहीं ताजगी इसके आसपास रहेगी। अब शहर इतना बड़ा हो गया, अब जो कोर एरिया था वहाँ बहुत घुटन होने लगेगी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। दिल्ली में यही समस्या है। एनसीआर में जो दिल्ली, जो मेन दिल्ली है वो बीचों बीच है और चारों तरफ शहरी एरिया इतना है, 200 250 किलोमीटर तक शहर ही शहर है। तो पॉल्यूशन इसीलिए भी और भयंकर हो जाता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब मान लो शहर हो गए इतने बड़े, अब एक शहर यहाँ भी ऐसा ऐसा पनप रहा है, अब दोनों शहर जुड़ गए, यहाँ से ये आबादी पहुँच गई, मतलब ये कोर एरियाज हैं वो तो घुट के मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया भैया, शहरों के अंदर 200 शहरों के बीच बीच में छोटे छोटे वन क्षेत्र विकसित करो आप। अगर ऐसे विकसित नहीं करोगे तो घुट के मर जाओगे। ये समझ में आ गया सबके? तो क्या किया हमने, फिर नगर वन योजना का प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? वन विभाग करेगा, नगर निकाय करेंगे, गैर सरकारी संगठन करेंगे, कॉरपोरेट क्षेत्र करेगा और स्थानीय नागरिक करेगा। मतलब जिसको जीना है वो सब सिएंगे बैठ के, जिसको नहीं जीना भैया वो बिल्कुल साथ मत दो इसका। जिसको अब की पीढ़ी की और आने वाली पीढ़ी की चिंता है वो सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका सब कुछ शहरों के अंदर, ये गांव से एकदम जड़ें कटी हुई हैं, उनको तो करना ही करना है। ठीक है, इसका जो प्रवर्तन है मंत्रालय, जो प्रवर्तन मंत्रालय है, जो मंत्रालय के अंतर्गत इसका प्रवर्तन किया जाएगा, मतलब इसको लागू किया जाएगा, वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, आगे चलते हैं अपन। इसके माध्यम से क्या होगा, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कि भैया अभी आसपास आपके जो पशु पक्षी दिख रहे हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद पक्षी दिखना बंद हो गया शहरों से। कोरोना के टाइम में कितने पक्षी दिखने लग गए थे शहरों में, कितने पशु दिखने लग गए थे शहरों में, लगने लग गया था कि हमारे अलावा भी कोई और प्राणी है इस अर्थ पे, नहीं तो लगता ही नहीं। हम दिखते हैं सड़कों पे, हम घरों में, हम जहाँ देखो वहाँ हम, वही लटकी हुई सी शक्ल लेके, परेशान सा चेहरा लेके, वही पुराने चेहरे दिखते रहते हैं। कभी पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है तो मूड खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नगर वानिकी ये आवश्यक क्यों है उसको देख लेते हैं कि हमें ऐसा क्या हुआ कि भाई मोदी जी सपने से उठे और भाई वृक्ष लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ, जैव विविधता को परंपरागत रूप से क्या किया जाता था कि जो दूरस्थ वन क्षेत्र हैं वहाँ पर संरक्षित किया जाता था, कि जो हमसे बहुत दूर हैं उनके अंदर संरक्षित करो कि भाई आप यहाँ रहो। लेकिन भैया ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना, यहाँ तक ही सीमित कर दिया गया था, दूरस्थ वन क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया था। परंतु बढ़ते शहरीकरण एवं शहरों के बढ़ते आकार के कारण शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता हो गई। हमारे बच्चे हमसे टीवी में देख के पूछेंगे कि सर कि आपने, आने वाली जो पीढ़ी है वो आपसे पूछेगी पापा जी ये गोभी का फूल है या गाजर का फूल है। उनको फूल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगी कि भैया सरसों के फूल कैसे होते हैं, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, नहीं समझ में आएगी। उसने ऊँट नहीं देखे होंगे। आने वाली प्रजाति हमारी ऐसी आने वाली है जो सब कुछ टीवी पे देख लेगी, हकीकत में उसको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है मेरे भाइयों बहनों,
तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन है वो आपकी समझ में आया होगा। आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, स्पेशली आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज का पूरा। और जब मैं मेंस के नाम लेता हूं तो इसका मतलब समझ के चलना कि आपका जो वनडे एग्ज़ाम है पीटी है वो ऑलरेडी इसके अंदर समाहित हो जाता है। तो ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मिलते हैं आपसे नए न्यूज़ एडिटोरियल के साथ में नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।